उस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर अफगानिस्तान धमाकों से दहल गया। काबुल में कई जगह से धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। ये धमाके स्कूल के बाहर हुए। काबुल के दस्त बर्ची इलाके में तालीमी इदारों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पहला धमाका मुमताज़ एजुकेशनल सेंटर, जबकि दूसरा धमाका अब्दुल-रहीम शाहिद हाई स्कूल के बाहर किया गया। धमाके के दौरान तलबा स्कूल से बाहर निकल रहे थे। इन धमाकों में कम से कम 25 तलबा हलाक हुए, जबकि मुतअद्दिद के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को गुलाहे अकीदत पेश किया गया। इस ज़िम्न में श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में एक तकरीब मुनक़िद की गई। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के अलावा पुलिस और रेलवे पुलिस के दीगर आला हुक्काम यहाँ पर शरीक थे। इन्होंने मुतवफ़ी हेड कांस्टेबल को विदा किया, जिसके बाद हेड कांस्टेबल के जज़े खाकी उनके आबाई गाँव को रवाना किया गया। याद रहे कि कल काकापूरा पुलवामा में हुए मिलिटेंटों के हमले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 एहलकार जख्मी हुए थे। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवराज भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला बताए गए हैं। एमएनएस की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर एमएनएस ने जो अल्टीमेटम दिया था वो 3 मई का है और इसको लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर मीटिंग का दौर जारी है एमएनएस की तरफ से। अब 3 मई को इसने पूरे रियासत में महाआरती का इनेकाद करने का फैसला किया। एमएनएस की मीटिंग में आज ये तय किया गया कि हर मंदिर में महाआरती का एहतमाम 3 मई को किया जाएगा। इसके साथ साथ मीटिंग में 1 मई को औरंगाबाद में पार्टी की रैली और राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के हवाले से भी हिकमत अमली वज़् की गई। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़ रहे हैं। वसीम, एमएनएस की मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हो गई, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए? देखिए, ये मनसे ने अपनी मीटिंग बुलाई थी। इस बिल्डिंग में नासिक और मुंबई के आसपास के जो इलाके के जो पदाधिकारी मौजूद थे, जो उनके बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। 3 से 4 अहम मुद्दे थे जिन मुद्दों पे बाकायदा चर्चा की गई। पहला मुद्दा था कि 1 तारीख को जो औरंगाबाद में महासभा होने वाली है, उस सभा को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस मुद्दे को लेकर राज ठाकरे लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही जिस तरह से देखा गया, उन्होंने पूना में ऐलान किया था कि 5 तारीख को अयोध्या दौरा करेंगे और वो अयोध्या दौरा के लिए जाने वाले हैं। तो ऐसे वक्त में उनके लोगों का कहना है कि काफ़ी लोग उनके साथ अयोध्या दौरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे के साथ कई कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच सकते हैं और जिसकी वजह से उनके जो कार्यकर्ताओं ने एक तैयारियां करके रखी है। साथ ही एक लेटर जो रेलवे मंत्री को लिखा है, राव साहब दानवे को, उनको लिखा है और साफ तौर पर एक विशेष लोकल की मांग की है, जिससे कि लोगों की जो भीड़ एक साथ अयोध्या जाने वाली है वो एक ट्रेन में जा सके। इस तरह की मांग की। इस बारे में भी जो जानकारी है वो राज ठाकरे को दी गई है। साथ ही जिस तरह से राज ठाकरे को धमकियां आ रही हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई। इस बारे में पार्टी के जो आला नेता हैं, जो कई लोगों ने पत्र लिखे हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को और साथ ही केंद्रीय गृह विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी गई और उनके लिए सुरक्षा की मांग की गई है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उसे लेकर उन पर धोखा हो सकता है। इस बारे में भी राज ठाकरे को अवगत कराया गया है। साथ ही सबसे अहम जो 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, उस 3 तारीख के अल्टीमेटम को लेकर राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि किस तरह से इस बारे में लेकर तैयारियां की गई है, किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता अलर्ट हैं। और साथ ही इस बात पे भी निर्णय लिया गया है कि अक्षय तृतीया 3 तारीख को है, उसी दिन पूरे महाराष्ट्र में वो महाआरती करेंगे। 3 तारीख को अक्षय तृतीया महाआरती मनसे की एक तरफ देखने को मिलेगी और हो सकता है उसी दिन रमज़ान ईद भी हो। तो एक बड़ा टास्क होगा खास करके मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि एक भीड़ जो मनसे की अगर रास्ते पर उतरती है या फिर मुस्लिम समाज की उतरती है तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक तकलीफ का माहौल देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से दूसरे संगठन है वो भी लगातार अब बाकायदा मांग करने लगे कि बयानबाजी जो राज ठाकरे की चल रही है उस पर किसी तरह की अंकुश लगाया जाए। कुछ ही देर पहले जब हमने मालेगांव के विधायक से बात की थी, पूर्व विधायक बात की थी आसिफ शेख से, उनका साफ तौर पे कहना था कि राज ठाकरे जो बातें कर रहे हैं वो प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्लानिंग के तहत दो समुदाय को वो कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं। तो अब राजनीति पूरी तरीके से महाराष्ट्र में खास करके राज ठाकरे के बयानों के बाद छिड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्या ये सब माना जाए वसीम की जो बीएमसी चुनाव है उसको लेकर ही ये सब रणनीति तय की जा रही है, ये लाएमल तय किया जा रहा है?
जी ज़रूर। एक तरफ से जिस तरह से राज ठाकरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी धर्म या किसी जाति को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सोशल कॉज को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो इस तरह का भी आह्वान करते हैं कि सभी हिंदू तैयार रहें। तो ये जो दो भूमिका साफ तौर पे नज़र आ रही है, ये भूमिका कहीं ना कहीं चुनाव से प्रेरित ज़रूर नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि मुंबई महानगर पालिका के साथ कई और बड़ी महानगर पालिका है जिसके जल्द चुनाव होने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पार्टी बनी थी, इस पार्टी को बनकर लगभग 16 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो अचीवमेंट कर पाना चाहिए था वो अब पूरी तरीके से नहीं पा सकी। साथ ही जिनके बड़े नेता थे वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। तो अब पार्टी को एक बार वापस से अगर लाइमलाइट में लाना है, जिंदा करना है, तो ऐसे मुद्दे जो राज ठाकरे अक्सर उठाते रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि मराठी मुद्दे को लेकर किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका रखी, पूरे देश ने देखा किस तरह से उत्तर भारतीय लोगों के पर उनके जो कार्यकर्ताओं हैं उनके लेकर हमले हुए, इस बारे में भी कई बार उनकी आलोचना हो चुकी है। अब जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने अपनी भूमिका साफ कर दी है, जो उन्होंने पोस्टर रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भगवा कलर पे पूरे सॉल पहने हुए पोस्टर रिलीज करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि भगवे मुद्दे को लेकर वो आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव हो या फिर जो उनकी राजनीति का अगला कदम है वो उठाया जाएगा। इसका फायदा कितना होगा ये तो फिलहाल तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में जोश जरूर हो चुका है। और जो जानकार हैं उनका भी ये कहना है कि राज ठाकरे की ये भूमिका आने वाले चुनाव को ही देखते हुए ली जा रही है। जी बिल्कुल, राज ठाकरे के जिस तरह से बोल आ रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, उसको लेकर कई लोगों को एतराज़ है, कई लोगों ने इस पर शिकायत भी की है, इस पे खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो क्या अभी तक कोई FIR वगैरह या किसी तरह की पुलिस में शिकायत की गई है? देखिए, अभी तक पूरी तरीके से FIR तो कहीं पे दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से बड़े नेता या उलेमा हो वो लगातार अपनी शिकायतें ज़रूर दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पत्र लिखे, जैसे भी मैंने जिक्र किया, मालेगांव के पूर्व विधायक आसिफ शेख ने एक पत्र लिखा है और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात करके सेक्शन 120 और 153 के तहत मामला दर्ज करने की बात की। एक तरफ प्लानिंग, दूसरी तरफ दो समुदाय को अलग अलग तरीके से भड़काकर कहीं ना कहीं तनाव पैदा करना। तो ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की मांग उन्होंने की है। साथ ही कुछ दिन पहले हमने देखा था कुछ उलेमा बाकायदा मुंबई के CP से मिले थे। उन्होंने राज ठाकरे की कंप्लेंट भले ही ना की हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जब मुंबई में कोई भी मस्जिद के लाउडस्पीकर के लिए इजाज़त मांगने आता है तो उन्हें दे दी जाए। तो सियासत कहीं ना कहीं मन से अध्यक्ष राज ठाकरे के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, जिस तरह से अपनी भूमिका रखी और जिस तरह से बताने की कोशिश करें कि 5 तारीख को अयोध्या जाएंगे और 3 तारीख को महाआरती करेंगे, तो एक पूरा माहौल साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस बयानबाजी के बाद आने वाले दिनों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हो, अगर कोई शिकायत करता है। अब इस पर गृह मंत्रालय किस तरह से अपनी भूमिका रखता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आज जिस तरह से गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी समाज को बांटने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। आज वो नागपुर में है, कल वो मुंबई पहुंचेंगे। जिन अधिकारियों की बैठक हुई, इस बैठक से उनकी जानकारी लेंगे। साथ ही इस बारे में CM उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करके अपनी भूमिका रख सकते हैं। तो भाई कई बड़े फैसले हो सकते हैं क्या 2 दिनों में, क्योंकि आने वाले दिन काफ़ी हो सकते हैं तनावपूर्ण हो, इसका भी ख्याल रखा जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी एक्टिव हुए, तो ऐसे में एक जो सोशल ब्रांच की जो टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है। अब तक 12,800 से ज़्यादा पोस्ट 4 महीने में डिलीट कर चुकी है खास करके। और अब तक मुंबई से अगर बात करें तो 61 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो पूरी तरीके से सतर्क नज़र आ रही है, क्योंकि अफवाहों का बाजार अक्सर देखा जाता है कि ऐसे माहौल में गर्म होता है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तनाव बढ़ सकते हैं, तो उसे भी रोकने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसके लेकर पुलिस विभाग को कई तरह के आदेश दिए गए और पूरी तरह से अलर्ट भी हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच NCP लीडर आसिफ शेख ने कहा है कि राज ठाकरे रियासत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, न्यूज़ 18 से बात करते ही आइए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के लगातार बयान को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की मांग उठने लगी है और इसी तरह की मांग NCP लीडर आसिफ शेख जी ने की है। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपने बाकायदा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के हिरासत में आने की मांग की है, क्या वजह है? जो पूना की पत्रकार परिषद हुई, जो मस्जिद के बाहर जो लाउड स्पीकर निकालने का जो उनका आंदोलन, उनकी जो डिमांड है, जो पत्रकार परिषद में ऐसा बोलना कि 3 तारीख का अल्टीमेटम देना और उसके बाद तैयार रहना, कार्यकर्ताओं को बोलना या किसी और व्यक्ति को बोलना या मॉब को बोलना, उकसाने का काम कर रहे हैं। एक प्लानिंग के तहत वो फसाद कराना चाहते हैं और इसके लिए 120B जो प्लानिंग का सेक्शन है
उस आधार के ऊपर उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनके कार्यकर्ताओं भी जहाँ जहाँ गैर कानूनी काम करेंगे उन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए। ऐसी डिमांड गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब से मैंने आज की हूँ। लगातार वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि आज बैठक ले रहे हैं, उस बैठक में ये बताने की कोशिश करें कि अयोध्या 5 तारीख को जाएंगे और महाराष्ट्र के कई जिलों से, अलग अलग जिलों से लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग अयोध्या पहुँचेंगे मनसे के। अयोध्या जाना है तो जाना चाहिए, उसके लिए किसी को ना नहीं है। हर अपने अपने धर्म के हिसाब से जाकर पूजा कर सकते हैं, कोई नमाज़ पढ़ सकता है, कोई दुआएं कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस तरीके से कि महाराष्ट्र से 10,000 लोग को अयोध्या ले जाना, ये एक राजनीति है। और मुंबई कॉरपोरेशन, नासिक कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव है, इसको सामने रखते हुए वो हिंदुत्ववादी कार्ड खेलकर असल में यहाँ के दो समाज में लड़ाकर राजनीति सीधी करना चाहते हैं। मुंबई हो या फिर दूसरे ज़िले हैं, चाहे अमरावती हो, इन सब इलाकों में देखा कि बहुत ज़्यादा टेंशन साफ तौर पे दो समुदाय के बीच में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं महाराष्ट्र शासन से, गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी दो समाज की बस्तियाँ हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम समाज और हिंदू समाज की है, जो भाईचारा से रहते हैं, लेकिन ऐसे जो समाज कंटक जो है, जो ये पैदा करना चाह रहे राज ठाकरे साहब और भाजपा के लोग, और जो वातावरण खराब करना चाह रहे हैं, तो इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए। ये मैं डिमांड है। 5 वक्त की जो अजान होती है वो एक दोपहर में होती है, एक शाम में होती है, एक 7 बजे होती है और एक 8 के बाद होती है। तो 10 बजे से जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस हिसाब से अजान होती है। फजर की जो बात है, जो सुबह 5, साढ़े 5 बजे की जो अजान होती है, उस ताल्लुक से सरकार अगर गाइडलाइन बनाएंगी कि उसका आवाज़ कम करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर ही निकाल देना, ये मैं समझता हूं कि ये गैर कानूनी भी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का उल्लंघन भी होगा, और इसके लिए राज ठाकरे साहब इसके ऊपर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे आसिफ शेख जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह राज ठाकरे अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तनाव दो समाज में बढ़ रहा है, तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई से अविनाश लोंढे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच भीम आर्मी भी राज ठाकरे के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी। भीम आर्मी ने इंतजामिया से अपील की है कि राज ठाकरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी के कौमी सेक्रेटरी अशोक कांबले ने महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में ख़त भी लिखा है। इलेक्शन कमीशन से MNS की मुसल्लमा हैसियत ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। वहीं DG से राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने और रमज़ान के दौरान राज ठाकरे की सरगर्मियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। और महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या शरपसंद रमज़ान के महीने में कुछ बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ फसाद बर्पा कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनके पास कोई इनपुट नहीं है, वो जानकारी लेने की कोशिश करें, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो वो कार्रवाई करेंगे। आज तरी काही तसा इनपुट माझ्याजवळ नाही आहे। आता ज्या वेळेला आज सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक आहे, DGंनी बोलवलेली आहे राज्यातल्या सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची, तर त्याच्यानंतर मी उद्या मुंबईला गेल्याच्या नंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलेन, नंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन, आम्ही सगळ्यांशी बोलू, मग IBशी बोलू, रॉशी बोलू, सगळ्या लोकांशी बोलू आणि नक्की त्याच्या संदर्भामध्ये काय परिस्थिती आहे आणि ती परिस्थिती कशी हाताळायची याच्याबाबतचा निर्णय करू। सर, आपने कहा है कि DG और मुंबई कमिश्नर ये मिलकर एक धोरण तय करेंगे, ये धोरण पूरे स्टेट को लागू रहेगा, तो इसके लिए क्या ये डायरेक्ट वो लोग करेंगे, आप लोग कैबिनेट में भी इसको डिस्कस करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिव इशू। नहीं, इसमें कैबिनेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो फील्ड लेवल की जो इनपुट रहती है वो इनपुट ले लेंगे, शासन के सामने, गवर्नमेंट के सामने वो रखेंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट निर्णय लेगी। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस दौरान जहांगीरपुरी इलाके में हालात कशीदा तो हैं, लेकिन सुकून है। वहाँ पर आज कोई गड़बड़ी की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती पर निकाला गया तीसरा जुलूस जो था वो बगैर इजाज़त के निकाला गया था। इस जुलूस के साथ ही लोग भगवा झंडे उठाए हुए मस्जिद के पास से गुजर रहे थे और बुलंद आवाज़ से मजहबी नारे भी लगा रहे थे। जिस वक्त नारे लगा रहे थे उस वक्त मस्जिद में अजान भी हो रही थी
और ये सूरत हाल दो ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद की वजह बनी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तशद्दुद मामले में दोनों तबकों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद झड़पों में मुलविस अफराद को तबके, मसलक या मजहब की बुनियाद पर बख्शा नहीं जाएगा। और हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली में पैदा हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस हरकत में आ रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कुछ लोगों से पूछताछ भी जारी है। पुलिस का कहना है कि जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उसके लिए इजाज़त नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस पर गर्व है। उनके जाबाज जवानों ने हमारे अनेक कार्यकर्ताओं की जहांगीरपुरी में जब हिंदुओं पर नरसंहार करने की कोशिश इस्लामी जिहादियों ने मस्जिद के बाहर से की थी, तब उन्होंने बचाव किया था और उस गोलाबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ। लेकिन कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर नृशंस रूप से घरों में घुस करके हथौड़ों से, तलवार से, चाकू से, गोलियों से, बाजार में, पार्कों में इन इस्लामिक जिहादियों ने मॉब लिंचिंग के माध्यम से भी की हैं। लेकिन किसी केस का कोई कंक्रीट रिजल्ट निकला हो या इन अपराधियों के मन में किसी तरह का दिल्ली पुलिस के प्रति कोई डर बैठा हो, ऐसा देखने में नहीं आया। संभवतः इसी का परिणाम ये जहांगीरपुर वाली घटना है। हम लीगल बैटल या कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को या विश्व हिंदू परिषद को झूठे किसी केस में फंसा। और जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में एमआईएम लगातार सवाल उठाती रही है। एमआईएम का कहना है कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन्होंने हमला ही नहीं किया, जबकि जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहांगीरपुर इलाके में जो हिंसा हुई उसमें पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई और गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन उस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सवाल उठाया है। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब। आप भी सवाल उठा रहे हैं, हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, तमाम लोगों जो भी कसूरवार हैं उनको पकड़ रहे हैं। देखिए, पुलिस ने ये तो मान लिया कि वो परमिशन नहीं थी और उसके खिलाफ एफआईआर भी कर ली, लेकिन सवाल ये है कि वो गैर परमिशन वाला जुलूस में लोग खुले हाथों से नंगे हथियार लहरा रहे थे, पिस्टल लहरा रहे थे, शॉटगन लहरा रहे थे, और फिर उसके बाद मस्जिद के सामने जाके उन्होंने इश्तिहार अंगेज नारे लगाए। फिर मस्जिद में झंडा लगाने की कोशिश की। पुलिस कह रही है झंडा लगाने की कोशिश नहीं की। तो बताइए मुझे कि पुलिस के आंगन में, मस्जिद के आंगन में भगवा झंडा क्यों पड़ा हुआ है? मस्जिद के आंगन में पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? क्या मुसलमानों ने खुद डाल लिए? ये सवाल दिल्ली पुलिस पर है कि वो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करे, उन सबको अरेस्ट करे जो इस पूरी दंगा कराने में शामिल थे। यकीनन ये जो शोभा यात्रा थी जिसकी परमिशन नहीं थी वो जरूर दंगे के इलाके से निकाली गई, वरना पहले जो दो निकली वो शांतिपूर्वक निकल गई। उन दोनों यात्राओं ने कुछ नहीं किया। ये तीसरी यात्रा में जरूर शरपसंद लोग थे, उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। अभी दिल्ली पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें कई सारे गैर मुस्लिम लोग भी हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। नहीं, बिल्कुल उसमें वो यहाँ पे भी पुलिस झूठ बोल रही है। पहले उसने 14 लोगों की लिस्ट जारी की, वो सब मुसलमान थे। उसके बाद 1-2 लोग उन्होंने दूसरे ग्रुप के रखे हैं, और फिर अभी मुझे पता चला है कि क्राइम ब्रांच गई थी वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उस पर कुछ पथराव भी हुआ वहाँ से कुछ और लोगों को अरेस्ट किया है उन्होंने। तो सवाल ये है, हम इसके फेवर में नहीं हैं कि कितने किस ग्रुप के हैं। हम इसके फेवर में हैं कि जो सही ईमानदाराना बात है, जिसने जो गुनाह किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। पहले आखिर वो जुलूस वहाँ पहुंचा कैसे, उस जुलूस में शरपसंद अनारसे कौन कौन थे, उसके पीछे कौन है, और फिर जाहिर बात है जब किसी की मस्जिद के आगे आके आप इश्तिहार अंगेज नारे लगाओगे, पथराव करोगे, झंडा लगाने की कोशिश करोगे, भगवा झंडा, तो वहाँ के लोग रिएक्ट करेंगे, दफा करेंगे। जब उन्होंने अपने डिफेंस में किया है वो भी गलत है, उनको वो कानून भी नहीं हाथ में लेना चाहिए, पथराव भी नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये इंसानी फितरत है, जब वो फंस जाता है कोई भी इंसान तो वो अपनी जान कैसे बचाता है। यही बात तो दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पथराव हुआ तो हमने भी पथराव किया।
नहीं, लेकिन पथराव वो लोग कैसे कर सकते हैं? मस्जिद तो उठ के नहीं गई हनुमान शोभा यात्रा में, हनुमान शोभा यात्रा उठकर आई मस्जिद के सामने। और आप मुझे बताइए कि ये एक अलग ट्रेंड चला है पूरे हिंदुस्तान में कि रामनवमी या हनुमान शोभा यात्रा तो हजारों साल से निकल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसमें ऐसे नारे लगाए जाते हों मुसलमानों के खिलाफ, या ऐसे डीजे पे गाने गाए जाते हों जो मुल्लों के खिलाफ, टोपी के खिलाफ, या इस तरह से खुलेआम हथियार लहराए जाते हों और पुलिस की मौजूदगी में लहराए जाते हों। ये तो पहली मर्तबा हो रहा है, और वो भी देश की राजधानी में। कैमरामैन अर्पू पाठक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रामनवमी, हनुमान जयंती, लाउड स्पीकर और अजान को लेकर तशद्दुद जारी है। कई जगहों पर फसाद की भी खबरें लगातार आती रही हैं। शिवसेना ने मरकजी हुकूमत को इस पर आड़े हाथों लिया है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और मुंबई में म्यूनसिपल के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देश के और बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर्स का मामला उठाया आप लोगों ने। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका और यूक्रेन से भी नीचे जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।